वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज का मेरा टॉपिक है प्रजम्पशन प्रजम्पशन इन एविडेंस एक्ट सेक्शन 4। नो, प्रजम्पशन क्या होती है? जनरली हमने देखा है कि एविडेंस एक्ट में अगर कोई भी एविडेंस पेश करनी है, कोर्ट में कुछ भी प्रूव करना है, तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या प्रोसिक्यूशन या अक्यूज को वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। जब तक वो चीज़ प्रूव नहीं करेंगी या डिसप्रूव नहीं होगी, तब तक वो कोर्ट में नहीं मानी जाएगी। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट प्रज्यूम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, सन सेट इन द वेस्ट, देयर इज डे एंड नाइट, ये शरीर नश्वर है। Similarly, when a letter is posted, it is presumed that it will reach to address. So this is presumption which court can presume. अब presumption का मीनिंग क्या है? presumption का मीनिंग है things taken it as granted, मतलब जो अपने आप में माना जाए। There are three type of presumption. First is irrebuttable presumption, second is rebuttable presumption, third is mixed presumption. अब irrebuttable presumption कौन सी होगी? Irrebuttable presumption of law वो होगी which cannot be rebutted, जिसके अगेंस्ट आप कोई प्रूफ पेश नहीं कर सकते, जिसे कभी भी डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर जो प्रिजम्पशन कोर्ट ने मान ली तो कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं लेगी। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी में क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय चाइल्ड बिलो 7 ईयर, मतलब कोई भी चाइल्ड जो 7 साल से छोटा है, उसने कोई भी ऑफेंस कर दिया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा आईपीसी में, वो पुनिशेबल नहीं है, वो दंडनीय नहीं है। तो इररिबटेबल प्रिजम्पशन वो होती हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस पेश नहीं की जा सकती। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कौन सी होगी? विच कैन बी रिबटेड, मतलब जिनके अगेंस्ट कोई एविडेंस पेश की जा सके, जिनको डिसप्रूव किया जा सके, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉ में एक अक्यूज को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक उसके खिलाफ अपराध साबित ना हो जाए। ए मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल गिल्टी इज प्रूव्ड। अगला एग्जाम्पल है चाइल्ड बोर्न विद इन वैलिड मैरिज, ही शुड बी कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट। अगर कोई चाइल्ड कानूनी तौर से जायज मैरिज में पैदा हुआ है तो उसे लीगल लेजिटिमेट माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल ही इज प्रूव्ड टू बी इलेजिटिमेट। थर्ड मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ डिवोर्स का। मान लो 2 पर्सन के बीच में डिवोर्स हो गया और उनके बीच में कोई चाइल्ड पैदा हो गया, तो दैट चाइल्ड शुड बी कंसीडर्ड एज illegitimate unless and until it is proved that he is legitimate. So this is rebuttable presumption. तो आपने irrebuttable और rebuttable presumption of law में ये ध्यान रखना है कि irrebuttable presumption जो है वो डिसप्रूव नहीं की जा सकती और rebuttable presumption जो है वो डिसप्रूव की जा सकती है। नेक्स्ट है जी मिक्स्ड presumption. This is mixed presumption of fact and law. जो सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट है वो उसे कंट्रोल करता है। इस प्रिजम्पशन में फैक्ट की प्रिजम्पशन भी आ सकती है, लॉ की प्रिजम्पशन भी आ सकती है। सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट डील विद इट। इट इंक्लूड्स मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अब मे प्रिज्यूम कौन सा होगा? कौन से फैक्ट में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है? मे प्रिज्यूम का मतलब है कि जहां पे कोर्ट की डिस्क्रिशन लाई करेगी, वेयर कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू टेक प्रूफ ऑफ एविडेंस, मतलब कोर्ट की मर्जी है
या तो कोर्ट एक फैक्ट को मान सकती है कि ये प्रूफ हो गया, या पार्टीज को कह सकती हैं कि इसको प्रूव करें। कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू टेक प्रूफ, और कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द फैक्ट इज प्रूफ। फॉर एग्जांपल सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट में लिखा है भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 30 ईयर से एक पर्सन के पोजेशन में हो और दैट पोजेशन इज सेफ पोजेशन, देन तब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि दैट डॉक्यूमेंट इज साइंड एंड रिटन बाय द एग्जीक्यूटेंट। अगला एग्जांपल है सेक्शन 113A, सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट। This deal with abatement of society. When a woman dies within 7 years of marriage, death is unnatural, and she is treated with cruelty by her matrimonial family, then court may presume that she has been given abatement for society. अगला एग्जांपल है सेक्शन 88 ऑफ एविडेंस एक्ट। इट डील विद टेलीग्राम। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि अगर टेलीग्राम फॉरवर्ड हुआ है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि इट इज द सेम टेलीग्राम व्हिच इज फॉरवर्डेड बाय द सेंडर एंड इट इज सेम रिसीव्ड टू एड्रेस। सो दिस इज द प्रिजम्पशन रिगार्डिंग मे। तो जहाँ भी कहीं भी बेयर एक्ट में, जब भी कभी आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, जहाँ पे भी वर्ड मे आ जाएगा, तो आपने वहां पे देखना है वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं कि फैक्ट इज प्रूफ, और कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है शैल प्रिज्यूम। जहाँ पे भी किसी भी बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, किसी भी एक्ट में शैल वर्ड आ गया, तब क्या होगा? मीन्स कोर्ट हैज ड्यूटी। कोर्ट की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोर्ट ने प्रिज्यूम करना है वो फैक्ट। मतलब कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि एक फैक्ट प्रूव हो गया, और वहां पे कोर्ट की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस एक्ट, विच डील विद डोरी डेथ। When a woman die within 7 years of marriage, that death of woman was unnatural, and soon before her death, she was treated with cruelty regarding demand of dowry, or in connection with demand of dowry, then court shall presume that woman's death was caused due to demand of dowry, and court may charge the person under section 304B of IPC. नेक्स्ट एग्जांपल है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। When certified copy of a document issued by a competent authority, then court shall presume that the document is genuine and copy is true copy. सो ये शेल प्रिज्यूम के एग्जांपल हो गए। तो आपने फिर वही बात ध्यान रखनी है कि जहां पर भी बेयर एक्ट में मे वर्ड आ जाए, शेल वर्ड आ जाए, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि शेल में कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी फैक्ट, और मे में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है और चाहे उसका प्रूफ कॉल कर सकती है। अगला एग्जांपल है शेल प्रिज्यूम का सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में लिखा है कि अगर कोई भी सूट या प्रोसीडिंग फाइल की जाती है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट और बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट और बियॉन्ड द लिमिटेशन प्रोवाइडेड बाय द लिमिटेशन एक्ट, देन सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डिसमिस्ड। फॉर एग्जांपल, एक सूट फाइल करने की लिमिटेशन है 3 इयर्स है। मान लीजिए आपने कोई अमाउंट रिकवर करनी है और आपने सूट फाइल करना है,
सूट फाइल करने की लिमिटेशन है 3 इयर्स। आप 3 इयर्स के बाद सूट फाइल कर रहे हैं, then that suit shall be barred under Limitation Act and that suit shall be dismissed by the court. So आपने ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जी कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि जो इरिबटेबल, इरिबटेबल मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, जिसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। बट कोई भी एविडेंस कब कंक्लूसिव प्रूफ हो? व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट। मतलब कंक्लूसिव प्रूफ करने के लिए आपको कोई एक फैक्ट प्रूव करना होगा, उसके बाद वो एविडेंस कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट, legitimacy of child. When a child born within a legitimate marriage and access of husband to wife is proved, and child is born within valid marriage or within 280 days of dissolution of marriage, then it is presumed that child is legitimate. तो इसके लिए क्या करना है? कंक्लूसिव प्रूफ के लिए क्या करना है? पहली बात तो मैरिज वैलिड होनी चाहिए। दूसरी बात, हस्बैंड का वाइफ के पास एक्सेस होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के साथ रहता हो या कंडीशन ऐसी हो कि दोनों एक दूसरे के से दूर ना रहते हों, कि ऐसी कंडीशन कभी ना हो कि दोनों एक दूसरे बहुत दूर हों और हस्बैंड वाइफ तक पहुंच ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, A and B got married. A has gone out of country for 2 years, and when A returned, B conceived a child. Now that child is not legitimate. Here it will not be conclusive proof because husband has gone out of country for 2 years. He has no access to his wife. But where husband has gone only for 1 or 2 days or for 1 month or for few days, then it cannot be said that the husband has no access to his wife. तो इसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ के लिए सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट में क्या होना चाहिए? वैलिड मैरिज प्रूफ होनी चाहिए, हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ एक्सेस होना चाहिए। देन इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ एंड इसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं दी जा सकेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।